मेरे पास एक मॉडल सेट है 2024 का, उसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले यानी जो 2024 में एग्जाम हुआ था, सेम उसी का मॉडल पेपर है। इस बार 2026 में जो एग्जाम होगा, उसका मॉडल पेपर अभी तक जैक ने जारी नहीं किया है। तो पहले हम लोग 24 का देखेंगे, फिर 25 का देखेंगे, उसके बाद जब 26 का आएगा तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। इसमें टोटल 40 सवाल होगा और बहुविकल्प होगा, यानी एक सवाल होगा उसका 4 ऑप्शन। उसमें से जो आपको सही लगेगा उसी पे टिक लगाना है, टिक नहीं लगाना है, घेरा लगाना है, जो इससे पहले भी बता चुके हैं। तो इसमें 40 सवाल होगा, एक एक नंबर का, और टोटल कितना 40 नंबर का होगा। जिसमें सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। पहले हम सवाल लिखते हैं, उसके बाद 4 ऑप्शन लिखेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसका कौन सा आंसर सही है। जैसे पहला सवाल है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है √9, दूसरा ऑप्शन है पाई, तीसरा ऑप्शन है 0.333 और इस तरह का डॉट डॉट है, और चौथा ऑप्शन है √225। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। इसमें 2-3 चीज याद रखना है। जो संख्या रूट के अंदर रहेगा और उसका अगर पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले तो ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास √7 है, क्या इस √7 यानी ये जो 7 है, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं। लेकिन इसी के जगह अगर हम √9 लिखते हैं तो √9 का मान कितना होता है? 3, यानी 9 का वर्गमूल कितना है? 3। अगर रूट में रहने के बाद भी अगर किसी संख्या का वर्गमूल हो जाता है तो वो अपरिमेय नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो ये √9 क्या है? परिमेय। √7 क्या है? अपरिमेय। लेकिन अगर कोई नंबर इस तरह का रहेगा 0.10101000001, यानी एक बार एक जीरो है, उसके बाद 2 बार जीरो है, फिर 3 बार जीरो है, ऐसा अंदाजा लग रहा है कि अगला बार जो होगा 4 बार जीरो होगा, फिर 5 बार होगा। इस तरह का अगर कोई नंबर रहेगा तो ये भी अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर रूट के अंदर रहेगा, उसका अगर पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय। अब हम लोग को देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। यहाँ √9 लिखा हुआ, अभी बताए तो √9 का मान कितना हो जाएगा? 3। तो ये तो हो गया परिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखेगा। ये भी एक अपरिमेय संख्या। इसी में अगर इस तरह का जीरो एक बार, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार इस तरह का रिपीट करता तो उसको लिखते हैं परिमेय, अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ 0 पॉइंट के बाद 3 रिपीट कर रहा है, जीरो रिपीट नहीं कर रहा है। अब ये जो 225 है, 225 का वर्गमूल 15 होता है, तो ये भी हो गया परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। तो इनमें से अपरिमेय कौन है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कौन सा अपरिमेय है, यानी पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको याद रखना। तो ये पहला सवाल है। अगला सवाल 2 नंबर का है कि निम्न में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है। चलो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, पहले सवाल लिख देते हैं। 2 नंबर का सवाल है, निम्न में कौन सी संख्या ए और बी के बीच है? कौन सी संख्या? इससे जानने से पहले हम लोग एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण से समझेंगे कि कोई 2 नंबर का बीच में कौन सा संख्या होता है और कैसे पता चलता है। जैसे मान लिया मेरे पास एक 2 और एक 4 है। अब अगर हम कहें कि 2 और 4 के बीच में कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे कि 2 और 4 के बीच 3 एक संख्या है, नहीं है? 2 और 3 के बीच देखिए, 2 3 4। अब देखो 2 और 3 के बीच में, 2 और 4 के बीच में कौन है? 3 है। उसी तरह हम 2 नंबर लिखे, एक ए और एक बी है। तो ए और बी के बीच में कौन सी संख्या है उसके बारे में पता करना है। तो ऐसे जब भी 2 नंबर दिया हुआ रहेगा और कहेगा बीच में पता करना हो, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, यानी दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों का आधा क्या होगा या बीच में क्या होगा। जैसे हम इसी में लेते हैं कि मेरे पास वही 2 और 4 है, इन दोनों के बीच में क्या है, तो ये दोनों को जोड़ देना है, यानी 2 + 4 और भाग देंगे 2 से। अब 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया? 6, और 6 को भाग देंगे 2 से, कितना हो गया? 3। देखो 2 और 4 के बीच में 3 है ना। उसी तरह ए और बी के बीच में कौन सी संख्या होगा, तो ए और बी को जोड़ना और भाग देंगे कितना से? 2 से, यानी इसका आंसर हो जाएगा a + b बटा 2। चलो ऑप्शन पहले देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है ए बी, यानी ए और बी को गुना करेंगे तो क्या ए बी के बीच में होगा। अगला ऑप्शन है a + b बटा 2। तीसरा ऑप्शन है a - b बटा 2, और चौथा ऑप्शन है a बटा b। अब इन चारों में से हम लोग को देखना है कि ए और बी के बीच में कौन सा है। तो याद रखिएगा, जब भी 2 नंबर का बीच में कोई संख्या पूछेगा तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या करेंगे? भाग देंगे 2 से। क्या इसमें से दोनों को जोड़ के भाग दिया गया है 2 से?
यानी ए और बी को सिर्फ गुना किया गया है, दोनों सटा हुआ मतलब दोनों गुना है, तो ए और बी को सिर्फ गुना किया गया है, इसका मतलब ए और बी के बीच में ए बी नहीं है। अगला ए प्लस बी बटा 2, अभी बताए थे कि जब भी 2 नंबर रहेगा दोनों को जोड़ने के बाद क्या करना, भाग देना है 2 से, तो यहाँ देखो ए प्लस बी बटा 2 है, इसका मतलब इसका आंसर यही होगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच का अगर संख्या पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या करना है, आधा करना है। लेकिन ये जो 2 नंबर लिखा हुआ ए और बी, इसके जगह कोई संख्या भी रह सकता है, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या अगर लिखा हुआ रहेगा तो उसमें भी यही करना है, दोनों को जोड़ना है और भाग देना है 2 से, या तो दोनों को जोड़ने के बाद आधा कर देना है, जैसे अभी 3 और 4 के बारे में बताए थे। अगला 3 नंबर का सवाल है, √7 माइनस √5 और √7 प्लस √5। ये जो दिया गया सवाल है इसमें कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, यानी इसका आंसर पता करना है। तो ये जो दिया गया सवाल आप देख पा रहे होंगे, इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, फिर इसको ए और इसको बी, और यहाँ माइनस है और इस जगह पे प्लस है, तो ये ए माइनस बी में है और ये किस में है, ए प्लस बी में। तो एक फॉर्मूला बताए थे, अगर ए माइनस बी और ए प्लस बी हो तो उसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रियल में ये फॉर्मूला नहीं है, इसको सर्वसमीका कहते हैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी रहेगा तो उसको क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह ये a है और ये b है, तो a माइनस बी हो गया और ये हो गया a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें से a ये है और ये b है, फिर ये a और ये b है, इसको कैसे लिखेंगे, तो वहां लिख दिए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें a कौन है, √7, तो √7 का स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर, b कौन है, √5 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे √7 जो है, यानी √7 दो बार गुना करेंगे तो √49 हो जाएगा, और √49 का मान कितना होता है, 7 होता है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 7। और √25 का मान होता है, √5 का मान होता है √25, और √25 का मान फिर से 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 होगा। अब हम ऑप्शन लिख देते हैं, उसके बाद देखेंगे ये 2 कौन सा ऑप्शन पे है। इसका 1 नंबर का जो ऑप्शन है, चलो इधर लिख देते हैं, 1 नंबर का ऑप्शन 2√5। क्या मेरा 2√5 आंसर आया है, नहीं 2 आया, इसका मतलब ये 1 नंबर का ऑप्शन सही नहीं है। अगला है 2√7। 3 नंबर का ऑप्शन है 24, और 4 नंबर का ऑप्शन है 2। आप देख पा रहे हैं मेरा आंसर कितना आया है, 2, तो 2 में टिक लगाएंगे, यानी 4 नंबर इसका सही आंसर है। चलिए अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखना है। तो 4 नंबर यहां दिया हुआ है कि 125 पर पावर 2/3 है, यानी 125 के ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ रहेगा, या कोई भी संख्या के ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ रहेगा उसको घात कहते हैं। यानी ये जो 2/3 है इसको घात कहेंगे, और ये 125 जो लिखा हुआ है इसको कहेंगे आधार। तो घात है ऊपर में, यानी घात ऊपर में रहता है, और नीचे में जो नंबर रहेगा उसको कहेंगे आधार। तो 125 पर पावर है 2/3, और उसका कह रहा है मान क्या होगा, यानी इतना का मान क्या होगा वो हमें निकालना है। तो यहां जो दिया गया संख्या रहेगा उसको हम ऐसा संख्या में लिखें, यानी इस तरह से लिखें उसको घात में, कि उसका मान यानी नीचे में 3 आ जाए। जैसे मान लिया मेरे पास एक नंबर है 8, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, क्या हम इसे 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, तो आप देखेंगे 2 अगर 3 बार गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी हम 8 को 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मेरे पास एक संख्या है 9 को हम किस तरह का लिखेंगे, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, यानी 3 अगर 2 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। उसी तरह यहाँ 125 है, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं घात के रूप में, तो 125 को 5 पर पावर कितना लिखेंगे, 3। पहले एक बार हम सवाल लिख देते हैं, यहाँ 125 पर पावर है 2/3। ये जो 125 है, इस 125 को 5 पर पावर 2/3, यानी ये वाला पहले लिखेंगे 3, उसके बाद फिर से पावर में है 2/3। और एक फॉर्मूला इससे पहले बताए हैं, और अगर याद नहीं तो फिर हम एक बार लिख दे रहे हैं, x पर पावर m, और बाहर में अगर इस तरह का n हो तो ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है, तो यहां भी गुना हो जाएगा ये दोनों, यानी 5 पर पावर 3, और गुना हो जाएगा 2/3। इस 3 को इस 3 के साथ काट देंगे तो बच क्या गया, 5 पर पावर 2, तो 5 पर पावर 2 हो गया। अब 5 पर पावर 2 का मतलब होता है कि 5 को 2 बार लिखना है, और वो भी किस में लिखना है, गुना में लिखना है, यानी 5 गुना 5, 5 गुना 2 नहीं लिख देना है। ऐसा नहीं कि 5 2 बार है तो 5 को 2 से गुना कर देंगे, नहीं, 5 को 2 बार लिखना है, मतलब 5 2 बार लिखना है, इस तरह से 5 गुना 5। अब 5 को गुना करेंगे कितना होगा, 25। अब यहां देखेंगे 25 कहां है, तो 3 नंबर में है, तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। चलिए अब 5 नंबर का सवाल देखें। तो 5 नंबर का सवाल कहता है कि इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि बहुपद होने के लिए क्या शर्त है। तो याद रखना है कि बहुपद होने के लिए 3-4 शर्तें हैं। सबसे पहली बात तो कोई भी
बीज व्यंजक दिया हुआ रहेगा और उसमें अगर बराबर का चिन्ह ना हो तो वो बहुपद होता है। अब इसमें जितने भी सवाल लिखे हुए हैं यानी जितने भी ऑप्शन है इसमें कहीं भी बराबर का चिन्ह दिया हुआ नहीं है। बराबर का चिन्ह नहीं है इसका मतलब बहुपद हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है कि बहुपद हो जाएगा। यानी बहुपद होने के लिए एक शर्त पूरा करता है इसमें कि बराबर दिया हुआ नहीं है। इसमें देखिएगा जितना भी यानी 4 ऑप्शन है चारों में कहीं भी बराबर का चिन्ह नहीं दिया हुआ। जैसे मान लीजिए हम एक सवाल लिखते हैं x + y = 0 या बराबर 10 लिख दिए, क्या ये बहुपद है कि नहीं है अब हमें पता करना है। तो याद रखिएगा बहुपद होने के लिए बराबर का होना जरूरी नहीं है। यानी अगर बराबर हो जाएगा तो वो समीकरण हो जाता है, तो ये क्या हो गया समीकरण। लेकिन यही सवाल अगर x + y + 10 लिख देंगे तो ये फिर बहुपद हो जाएगा। तो ये पहला कंडीशन है कि बराबर अगर नहीं रहेगा तो बहुपद होगा। दूसरा कंडीशन है कि x पर जो घात या y पर जो घात रहेगा यानी जो चर पर घात रहेगा वो अधिकतम कितना हो सकता है वो जानना है। तो याद रखिएगा बटे में घात होना जरूरी नहीं है, अगर बटे में घात हो जाएगा तो भी वो बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लिया यही सवाल है और इस पर हम x पर पावर 3/2 लिख दिए यानी x पर पावर 3/2 + y। अब कहेंगे क्या ये सवाल बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि घात में क्या लिखा हुआ है बटे में है, यानी घात अगर बटे में रहेगा तो भी बहुपद नहीं होगा। जैसे और एक जानना है और अगर घात माइनस में आ जाएगा तो भी बहुपद नहीं। जैसे मान लिया जाए x पर पावर -3 + 4y + 10, क्या ये बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ जो घात में है वो माइनस आ गया है, तो घात माइनस रहने से बहुपद नहीं होगा। घात में अगर बटे रहेगा तो भी बहुपद नहीं होगा, बराबर में अगर 0 रहेगा तो भी बहुपद नहीं होगा। अब हमें इसमें देखना है कि कौन बहुपद है। और एक चीज याद रखना है, अगर चर बटे में आ जाए यानी नीचे में आ जाए, अंश में हर में आ जाए तो भी बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लिया मेरे पास एक सवाल है x + 3/y + 6, क्या ये बहुपद है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, इस बटे के नीचे में y आ गया है, यानी y को जब हम ऊपर करेंगे यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे x + 3, इसको जब हम ऊपर लिखेंगे तो 3 पर y पर पावर -1 हो जाएगा और +6। अब यहाँ देखो फिर से घात में माइनस आ गया और अभी बताए थे घात में अगर माइनस आ जाएगा तो भी बहुपद नहीं होगा, यानी ये भी बहुपद नहीं है। तो सीधा सीधा याद रखना है कि बटे के नीचे अगर चर आ जाएगा तो भी बहुपद नहीं होगा। अब इसमें हमें पता करना है क्या ये बहुपद है कि नहीं। पहली बात तो बराबर में 0 नहीं है तो बहुपद होने का संभावना है। उसके बाद देखेंगे x पर घात क्या है, तो x पर घात तो एकदम संख्या में है, परफेक्ट नंबर है, तो ये बहुपद है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ देख पा रहे अगर रूट के अंदर y है, अगर रूट के अंदर y है, रूट का मतलब होता है जैसे रूट अगर y है तो इस रूट y को हम लिखेंगे y पर पावर 1/2। अभी बताए थे कि चर पर अगर घात में बटे रहेगा यानी जैसे ये चर है और घात में क्या है 1/2 यानी बटे में है तो वो भी बहुपद नहीं होगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। अगला देखेंगे यहाँ बटे में देख पा रहा होगा क्या लिखा हुआ है y, यानी बटे के नीचे आ गया है y, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे अंश में ले जाएंगे तो y पर घात में -1 हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। अब इसमें देखेंगे रूट में सिर्फ यहाँ क्या लगा हुआ 5 में है, y में नहीं है, तो सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। तो यहाँ देखेंगे ये एक बहुपद नहीं, ये भी एक बहुपद नहीं है, यानी इसमें 2 ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन एग्जाम में जब सवाल पूछा जाएगा वहां एक ही ऑप्शन सही होगा। फिलहाल अभी ये दोनों ऑप्शन सही है।